भारतीय संविधान की अनुसूचियां। पहली अनुसूची, इस केस में भारत के राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम और उनका एरिया, है ना, कहाँ तक है वो। एकदम सही। ये भारत संघ की आप कह सकती हैं भौगोलिक पहचान है। कौन सा इलाका भारत का हिस्सा है ये इसी से तय होता है। मतलब जब कोई नया राज्य बनता है या सीमा बदलती है तो सबसे पहले यही बदलाव होता होगा। बिल्कुल, सबसे पहला संशोधन इसी अनुसूची में करना पड़ता है। ये भारत की एक क्षेत्रीय अखंडता का एक तरह से आधिकारिक रिकॉर्ड है। ठीक है, तो देश का नक्शा तय हो गया। अब इस व्यवस्था को चलाने वाले कुछ बड़े पद, उनके वेतन भत्ते, दूसरी अनुसूची इसी के बारे में है ना। जी हाँ, दूसरी अनुसूची में ये जो प्रमुख संवैधानिक पद हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा राज्यसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, सीएजी, हाँ, इन सब के वेतन भत्ते और जो विशेषाधिकार है उनका जिक्र है। स्रोत में वो भाग क, ख, ग, घ, ग का जिक्र था। एक भाग ख हटा भी दिया गया है। हाँ, वो भाग। पर ये सब मतलब सैलरी वगैरह लिस्ट करना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये बहुत जरूरी है। इन ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की स्वतंत्रता और गरिमा बनी रहे, इसके लिए। अच्छा, मतलब उन्हें ये वित्तीय सुरक्षा इसलिए दी जाती है ताकि वो बिना किसी दबाव या लालच के एकदम निष्पक्ष होकर अपना काम कर सके। हाँ, सोचिए, अगर जजों को ये डर हो कि सरकार उनकी सैलरी कम कर देगी तो क्या वो स्वतंत्र न्याय दे पाएंगे? नहीं, मुश्किल है। या सीएजी, क्या वो बिना डरे सरकारी खर्चों का ऑडिट कर पाएगा? तो ये प्रावधान उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। सही बात है, पद की स्वतंत्रता के लिए। अच्छा, अपन संभालने से पहले वो शपथ भी तो होती है। तीसरी अनुसूची उसी के बारे में। जी, तीसरी अनुसूची, इसमें अलग अलग पदों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान के जो फॉर्मेट हैं वो दिए गए हैं। मंत्री, सांसद, विधायक, जज और सीएजी सबको लेनी पड़ती है। हाँ, और ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक अहम संवैधानिक वचन है। वचन? हाँ, एक पब्लिक प्रॉमिस कि वो संविधान के प्रति निष्ठा रखेंगे, देश की संप्रभुता, अखंडता बनाए रखेंगे और अपना काम ईमानदारी और निष्पक्षता से करेंगे। अच्छा, और हर पद के लिए शायद थोड़ा अलग होता होगा। हाँ, थोड़ा फर्क होता है। जैसे मंत्री की शपथ में गोपनीयता की बात भी होती है। ये पद की जिम्मेदारी दिखाता है। दिलचस्प, शब्दों में भी फर्क। चलिए अब थोड़ा फेडरल स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। चौथी अनुसूची जी, ये राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन से जुड़ी है। मतलब किस राज्य से कितने लोग राज्यसभा में जाएंगे। बिल्कुल, ये भारत के संघीय ढांचे का एक मुख्य पहलू है। राज्यसभा को राज्यों की परिषद कहते ही इसीलिए हैं। हाँ, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जी, तो ये अनुसूची तय करती है कि हर राज्य को अमूमन उसकी जनसंख्या के हिसाब से कितनी सीटें मिलेंगी, ताकि राज्यों की आवाज भी सुनी जाए संसद में। सही कहा। इससे संघीय संतुलन बना रहता है, छोटे बड़े सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवी अनुसूची स्रोत कहता है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। ये सामान्य प्रशासन से अलग क्यों है? इसका कारण है वहां रहने वाले आदिवासी समुदायों की जो विशिष्ट संस्कृति है, उनकी पहचान, उनके हित, उनकी रक्षा करना। संविधान बनाने वाले ये समझते थे कि इन्हें विशेष संरक्षण चाहिए। तो पांचवी अनुसूची वाले क्षेत्रों में राज्यपाल को खास शक्तियां दी गई हैं। अच्छा, जैसे वो सामान्य कानूनों को वहां लागू होने से रोक सकते हैं। हाँ, या उनमें बदलाव कर सकते हैं। हाँ, और वहां एक जनजातीय सलाहकार परिषद भी होती है। ठीक है, ये कई राज्यों में है ना। हाँ, पूर्वोत्तर को छोड़कर शायद। हाँ, ये कई राज्यों पर लागू होती है। पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के लिए फिर छठी अनुसूची है। हाँ, तो छठी अनुसूची ये खास तौर पर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए है। ये पांचवी से अलग कैसे है? ये पांचवी से भी ज्यादा स्वायत्ता देती है इन चार राज्यों के कुछ खास जनजातीय इलाकों में। ज्यादा स्वायत्ता? हाँ, यहाँ स्वायत्त जिला परिषदें एडीसीज बनाने का प्रावधान है और कहीं-कहीं स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदें भी। अच्छा, और ये परिषदें क्या करती हैं? इनको अपने इलाके के लिए काफी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, जैसे जमीन, जंगल, खेती, गांव का प्रबंधन, स्वास्थ्य, सफाई, शादी ब्याह के रिवाज, यहाँ तक कि प्राइमरी एजुकेशन पर भी। अरे वाह! वो अपने छोटे कोर्ट भी बना सकती हैं। ये उनकी खास पहचान और पारंपरिक स्वशासन को बचाने के लिए है, एक तरह से राज्य के भीतर राज्य जैसा। ये तो वाकई काफी ज्यादा स्वायत्ता है।
चलिए अब उस अनुसूची पर आते हैं जिसका जिक्र बहुत होता है केंद्र राज्य संबंधों में, 7वीं अनुसूची। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा है। 3 लिस्ट हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसे ढांचे की रीढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि यही वो जगह है जहां साफ साफ लिखा है कि कौन किस विषय पर कानून बनाएगा। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा, रेलवे वगैरह। इन पर सिर्फ संसद कानून बना सकती है। और राज्य सूची? राज्य सूची में वो विषय हैं जो राज्यों के लिए ज्यादा अहम हैं, जैसे पुलिस, खेती, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ। इन पर आमतौर पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। ठीक है। और वो तीसरी वाली समवर्ती सूची? हाँ, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें वो विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, जंगल, बिजली, शादी तलाक, क्रिमिनल लॉ। अच्छा, दोनों बना सकते हैं। फिर टकराव हो तो? हाँ, ये एक अहम सवाल है। अगर टकराव होता है तो आमतौर पर केंद्र का कानून मान्य होता है। ये दिखाता है कि हमारा सिस्टम थोड़ा केंद्र की तरफ झुका हुआ है। पर ये बंटवारा बहुत जरूरी है ताकि काम ठीक से चले और झगड़े कम हों। बिल्कुल, शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा। अच्छा, अब भाषाओं पर आते हैं। भारत में तो इतनी भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची इसी से जुड़ी है ना? हाँ। मान्यता प्राप्त भाषाएं। जी हाँ, और ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये भारत की भाषाई विविधता को संवैधानिक सम्मान देना है। सम्मान मतलब जब कोई भाषा इस सूची में आती है तो सरकार का कर्तव्य बन जाता है कि उसके विकास के लिए काम करे। उसे सरकारी मदद मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। अच्छा। उसे ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में जगह मिलती है, सिविल सर्विस परीक्षण में माध्यम के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है। और ये लिस्ट तो बदली भी है शायद? हाँ बिल्कुल, जब संविधान बना तब 14 भाषाएं थीं। फिर सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जुड़ी, फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, आज 22 भाषाएं हैं इसमें। तो ये दिखाता है कि संविधान बदलती जरूरतों को अपनाता है। सही कहा। चलिए अब एक थोड़ी विवादित अनुसूची पर आते हैं, 9वीं अनुसूची। नवी स्रोत कहता है कि इसमें डाले गए कानूनों को कोर्ट में चुनौती देना मुश्किल है, इस आधार पर कि वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं। ये विधिमान्यकरण क्या चीज है? इसका एक इतिहास है। इसे पहले संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। अच्छा, पहले ही संशोधन में? हाँ, उस समय सरकार जमींदारी खत्म करने और भूमि सुधार के कानून ला रही थी, पर जमींदार लोग उन्हें कोर्ट में चुनौती दे रहे थे संपत्ति के अधिकार के नाम पर। तो उन सुधारों को बचाने के लिए ये अनुसूची बनाई गई। इसमें डाले गए कानून को एक तरह की कानूनी सुरक्षा मिल जाती थी। मतलब कोर्ट से बचाओ? हाँ, शुरुआत में यही इरादा था कि इन पर न्यायिक समीक्षा न हो सके। लेकिन क्या आज भी ऐसा ही है? क्या संसद कोई भी कानून इसमें डाल दे और वो कोर्ट की पहुंच से बाहर हो जाएगा? नहीं, अब वो स्थिति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, खासकर वो IR कोएल्हो केस 2007 में। हाँ, क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद, जब केशवानंद भारती केस में मूल ढांचे का सिद्धांत आया था, अगर कोई कानून 9वीं अनुसूची में डाला जाता है और वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, जैसे मौलिक अधिकार या लोकतंत्र, हाँ, तो उसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और रद्द भी किया जा सकता है। तो वो सुरक्षा छतरी अब पूरी तरह अभेद्य नहीं है। ये तो बहुत जरूरी बात है, यानी न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह बाहर नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। अब 10वीं अनुसूची, इसे तो सब दल बदल विरोधी कानून के नाम से जानते हैं। जी, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये सांसदों और विधायकों को पार्टी बदलने पर अयोग्य ठहराने से जुड़ा है। 1985 में आया था ये। जरूरत क्यों पड़ी इसकी? जरूरत इसलिए पड़ी कि 60 और 70 के दशक में वो आयाराम गयाराम वाली राजनीति बहुत हो गई थी। हाँ, सुना है। नेता लोग फायदे के लिए फटाफट पार्टियां बदल रहे थे, इससे सरकारें गिर रही थीं, अस्थिरता थी। तो इसी चीज को रोकने के लिए ये कानून लाया गया। इसमें बताया गया है कि कब किसी सदस्य को अयोग्य माना जाएगा। हाँ, जैसे अगर कोई अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ दे, या पार्टी के विप के खिलाफ वोट करे, या कोई निर्दलीय जीतने के बाद पार्टी में चला जाए। पर क्या ये कानून कामयाब रहा है? इस पर भी तो सवाल उठते हैं। सवाल तो उठते हैं। दल बदल पूरी तरह रोका तो नहीं, बस तरीके बदल गए। कभी कभी ग्रुप में दल बदल हो जाता है, या स्पीकर फैसला लेने में देर कर देते हैं। हाँ, स्पीकर की भूमिका पर भी बहस होती है। बिल्कुल। तो उद्देश्य अच्छा था, पर इसके अमल पर बहस जारी है। ये मुद्दे तो चलते रहते हैं। चलिए अब आखिरी 2 अनुसूचियों पर आते हैं, 11वीं और 12वीं, लोकल गवर्नमेंट वाली।
जी, पंचायतें और नगर पालिकाएं। इन्हें 1992 में 73वें और 74वें संशोधन से जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में है। हाँ, ये दोनों संशोधन बहुत बड़े कदम थे लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए। 11वीं अनुसूची में क्या है? इसमें 29 विषय दिए गए हैं जिन पर राज्यों को पंचायतों को अधिकार देने चाहिए ताकि पंचायतें खुद योजनाएं बनाएं और लागू करें। कौन से विषय हैं इसमें? जैसे खेती, भूमि सुधार, पानी, पशुपालन, मछली पालन, गांव में घर, पीने का पानी, सड़कें, बिजली, गरीबी हटाओ कार्यक्रम, स्कूल, स्वास्थ्य, सफाई, महिला बाल विकास, बहुत कुछ है। मतलब गांव के विकास से जुड़े लगभग सारे काम। हाँ, लक्ष्य वही है, सत्ता का विकेंद्रीकरण, गांधी जी का ग्राम स्वराज। और 12वीं अनुसूची, वो नगर पालिकाओं के लिए? जी बिल्कुल, ये 74वें संशोधन का हिस्सा है और शहरी निकायों, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के लिए है। इसमें कितने विषय हैं? इसमें 18 विषय हैं, जैसे शहर की प्लानिंग, जमीन का इस्तेमाल, सड़कें, पुल, पानी सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सफाई, कूड़ा मैनेजमेंट, फायर सर्विस, शहरी जंगल, पार्क, खेल के मैदान, झुग्गी फुधार, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन वगैरह। मतलब शहरों का मैनेजमेंट। हाँ, शहरी शासन को मजबूत करना। तो ये थी हमारी 12 अनुसूचियां, एक तरह से संविधान का प्रैक्टिकल गाइड। सही कहा। भारत का नक्शा, पहली, बड़े पदों की स्वतंत्रता, दूसरी, शपथ, तीसरी, राज्यों का प्रतिनिधित्व, चौथी, विशेष इलाकों का प्रशासन, पांचवीं, छठी, शक्तियों का बंटवारा, सातवीं, भाषाएं, आठवीं, कानूनों का बचाव, नवीं, दल बदल पर रोक, 10वीं और लोकल सरकारें 11वीं 12वीं। बिल्कुल, ये दिखाती हैं कि हमारा संविधान कितना व्यापक और व्यावहारिक है, कैसे उसने भारत की विविधता को समेटने की कोशिश की है। हाँ, ये संतुलन साधने की कोशिश है एकता और विविधता में, केंद्र और राज्यों में। और ये एक जीवित दस्तावेज है। हमने देखा कैसे 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियां बाद में जुड़ी या बदली। हाँ, और यहीं पर एक सवाल मन में आता है। जी, हमने देखा कि ये अनुसूचियां समय के साथ बदली हैं। अब भविष्य को देखें, जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, डेटा प्राइवेसी का मुद्दा है, पर्यावरण की चुनौतियां हैं, समाज में नई मांगें उठ रही हैं। तो क्या लगता है, क्या इन बदलावों की वजह से मौजूदा अनुसूचियों में और बदलाव होंगे या शायद भविष्य में हमें क्या पता कोई 13वीं अनुसूची भी चाहिए हो? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। ये दिखाता है कि संविधान को हमेशा प्रासंगिक बने रहना होता है। हो सकता है भविष्य में नई चुनौतियां, नए संवैधानिक समाधान मांगे, शायद नए अनुसूचियों के रूप में भी। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। चलिए, आज के लिए यहीं रुकते हैं। जी।